हमारी आज की कहानी क्लास टाइम की लव स्टोरी है और हमारे फेवरेट कपल की है। चलिए इस रोमांटिक कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में कहानी की हीरोइन नियान को जीजी, जो कि इस कहानी की सेकंड फीमेल लीड है, बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही थी और बोल रही थी, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड गो का टेंशन पाने के लिए पूरे क्लास में फर्स्ट आने का कोशिश कैसे किया। और यहाँ पर जीजी ये सब कुछ झेल रही थी। वो सोचती है सिर्फ 3 महीने में यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स होंगे, जिसके बाद वो इस हेल से बाहर निकल जाएगी। लेकिन देखना ये है कि क्या इन 3 महीनों में वो इन चीज़ों को सरवाइव कर पाएगी। जीजी अपने कुछ चमचों को लेकर के यहाँ पर नियान को परेशान कर रही थी। तब एंट्री होती है इस कहानी के हीरो तियानजो की, जो कि यहाँ पर आता है और नियान को ऐसे टॉर्चर होता देख उसका हेल्प करने के लिए चले जाता है। हालांकि उस समय तियानजो को कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, लेकिन जैसे ही तियानजो कहता है कि अगर वो लोग यहाँ से नहीं गए तो वो पुलिस को बुला देगा, तो वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। नियान ने अपना ग्रैंड मदर का दिया हुआ पेन संभाला और वहाँ से जाने लगती है। वो तियानजो को शुक्रिया बोलती है उसका मदद करने के लिए। तियानजो कहते हैं सिर्फ मुंह से थैंक्स बोलने से कुछ नहीं होगा। जानबूझ करके वो नियान को छेड़ते हुए उसके पास बढ़ता है, लेकिन नियान उससे काफ़ी घबरा रही थी और वहाँ से निकल जाती है। क्लास पहुंचती है तो वही बंदा गू, जिसके पीछे जीजी पड़ी हुई है, वो निहान से बात करने के लिए आया था। वो निहान को पसंद करता था और दोनों सेम कंपटीशन में अप्लाई करने वाले थे। उसी बारे में उससे बात करने के लिए आया था, लेकिन निहान मना कर देती है कि नहीं, वो उसके सामने स्टडी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जीजी की वजह से वो जानती थी कि जीजी उसे छोड़ेगी नहीं। तभी एंट्री होती है तिहानजो की। वो इन्हीं के क्लास में न्यू एडमिशन था। यहाँ पर आते ही सारे बच्चे अपने सीट पर बैठ जाते हैं। जो टीचर थी वो तिहानजो को सबको इंट्रोड्यूस कराती है। तिहानजो बहुत ही अमीर घराने से बिलोंग करता था। वह नियान के पीछे वाले सीट पर जा करके बैठ जाता है, या फिर ये कहे कि जाते ही सो जाता है। सारी सोचने लगती है कि ये कौन है भाई, जो कि टीचर भी इसे कुछ नहीं बोल रहे हैं। तिहानजो किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं करता है, किसी से उसकी कोई दोस्ती करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन उसकी नज़रें नियान पर ज़रूर थी। क्लास ख़त्म होते ही आदत के हिसाब से जीजी निहान को जाके परेशान करने लगती है और कहती है, अगर तुमने गो से इंटरेक्ट करने का कोशिश किया ना, तो तुम्हें मेरी वार्निंग तो याद ही होगी। निहान यहाँ पर सब कुछ झेल रही थी, लेकिन तियानजो से ये बर्दाश्त नहीं होता है और वो बीच में कहता है कि तुम लोग मेरा कंफर्ट टाइम डिस्टर्ब कर रहे हो। ये सब कुछ करना है तो कहीं और जा कर के करो। फिलहाल जीजी के चमचे उसे वहाँ से चलने के लिए बोलते हैं। वो लोग बाद में निहान को सबक सिखा लेंगे। तिहानजो और उनके चमचों के बीच लड़ाई होने लगती है। उनमें से एक कुछ ज़्यादा ही उछल रहा था, लेकिन निहान ऐसा नहीं चाहती थी कि बात बहुत ज़्यादा बढ़े, क्योंकि तिहानजो स्ट्रांग था और वो उसे हर्ट कर सकता था। दैट्स वाई वो उसे रोक देती है, कहते हुए कि नहीं नहीं, तुम ये क्राइम मत करो, और कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तिहानजो सोचता है निहान कितनी डरपोक है, वो उसके साथ इतना बुरा कर रही है और फिर भी वो उन्हीं लोगों के बारे में सोच रही है। वो वहाँ से गुस्से में बाहर निकल जाता है। निहान बाहर निकलती है तो देखती है जो क्लास की टीचर है वो तिहानजो से बात कर रही है। ये साफ पता चल रहा था कि वो लोग तिहानजो से डरते हैं या कितना रिस्पेक्ट करते हैं। वो टीचर तो तिहानजो को पटाने का कोशिश कर रही थी। निहान इन चीज़ों को देख रही थी। शायद उसे डूबते को तिनके का सहारा दिखाई दे रहा था। उसके दिमाग में एक आइडिया चल रहा था। वह तिहानजो को फॉलो करने लगती है। तिहानजो से अपने पास बुला करके पूछता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और वो उसे फॉलो क्यों कर रही है। नेहान उसे कहती है उसे उसका मदद चाहिए, वो चाहती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे। तिहानजो कहता है, मैं यहाँ पर समाज सेवा करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपने क्लासेस ख़त्म करूँगा और यहाँ से चले जाऊँगा। नेहान उसे कहती है, देखो बदले में तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना मैं सब करूँगी, सिर्फ 3 महीने तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है। क्लास के सारे लोग तुमसे डर रहे हैं, इनफैक्ट टीचर्स भी तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन तिहानजो उसके प्रपोजल को मना करके वहाँ से चले जाता है। निहान सोचती है अगर तिहानजो ने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया तो वो 3 महीने यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगी। तभी तेज बारिश होने लगती है। निहान को जीजी का मैसेज आता है और वो उसे एक अड्डे पे मिलने के लिए बुलाती है ताकि उसे वापस से परेशान कर सके। निहान बहुत रोने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानने वाली थी। वो तिहानजो का घर कहाँ है पता करते हुए उसके घर पहुँच जाती है।
तियांजू उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो तो बहुत ही ज़िद्दी है, उसके पीछे ही पड़ गई है। नियान उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि वैसे भी अगर तियांजू नियान का हेल्प करेगा तो उसका कुछ नहीं जाएगा और वो उससे ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करी है, वो बस उसके पावर का इस्तेमाल करना चाहती है। तियांजू मना करते हुए घर का दरवाज़ा बंद करने लगता है, जिससे नियान के फिंगर्स उनके बीच में आ जाते हैं। अब उसे ये चीज़ नियान के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है, ऊपर से वो बहुत ही भीगी हुई थी, तो उसे घर के अंदर आने के लिए बोलता है। नियान के सूज में मिट्टी लगी थी, तो वो सूज खोल करके कमरे के अंदर आती है। नियान के हाथ में चोट लगा था। तियान जो उसका फर्स्ट ऐड करता है, वो बोलता है, देखो मैं यहाँ पर तुम्हारा केयर कर रहा हूँ, तुम्हें दवा लगा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी बात मान गया हूँ। मैं कोई तुम्हारे पचड़े में नहीं पड़ने वाला। तुम जो खुद का स्टैंड नहीं ले सकती हो तो मैं तुम्हें बचा करके भी क्या करूँगा। बट यहाँ पर नियान को लगता है कि अगर वो उसे खुद को ऑफ़र करेगी तो शायद तियान जो उसका हेल्प करने के लिए मान जाए। वो अपना फर्स्ट नाइट दांव पर लगाने का सोचती है, लेकिन तियान जो उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और कहता है कि वो इतना घटिया इंसान नहीं है, वो चाहे कुछ भी कर ले, वो नियान की हेल्प नहीं करने वाला और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। नियान चुपचाप वहाँ से निकल जाती है, कर भी कह सकती थी। अगले दिन जब वो क्लास जा रही थी, वापस से जीजी के जो चमचे थे उसे परेशान करने के लिए आ जाते हैं। निहान को वो लोग बहुत ही परेशान करते थे। निहान हमेशा ही अपने साथ अपनी दादी का वो पेन रखे रहती थी। तभी धियानजू उसे बचाने के लिए आ जाता है। हालांकि उसने साफ मना कर दिया था वो निहान की मदद किसी हालत में नहीं करने वाला है, लेकिन जब भी निहान मुश्किल में होती थी धियानजू वहाँ पहुँच ही जाता था। आज भी वो उन लड़कों की पिटाई लगाता है और निहान को बचाता है। वो पूछता है कि आखिरकार जीजी के चमचे तुम्हें हमेशा परेशान क्यों करते रहते हैं। नियान कहती है क्योंकि उसका होने वाला बॉयफ्रेंड वो मेरे पीछे पड़े रहता है। तियांजू कहता है तो तुमने उससे कंप्लेंट क्यों नहीं किया और उससे हेल्प क्यों नहीं लिया। निहान कहती है अगर मैं गू से हेल्प लेने जाऊंगी तो जीजी और भी मुझे परेशान करेगी, इसी वजह से। तियांजू बोलता है चलो कम से कम इतना अकल तो है तुम्हारे पास, तो खुद को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करती हो। निहान कहती है मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, अगर मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग होती तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आती। प्लीज़ सिर्फ 3 महीने की बात है, क्या तुम मेरा सिर्फ 3 महीने की तो बात है, क्या तुम मेरा हेल्प नहीं कर सकते हो। ध्यान जो उसे मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए वो उसके इस पचड़े में नहीं पड़ने वाला है और ये उसका फाइनल डिसीजन है। वो कहती है मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँ पूरे दिन का तो भी नहीं, एक पर्सनल मेड बन करके रहूँ तो भी नहीं। तियांजू कहता है नहीं, मुझे ना तो दोस्त की ज़रूरत है ना ही पर्सनल मेड की, लेकिन हाँ इतना समझ लेना मेरे पीछे पड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो हर बार उसे मना करके वहाँ से चले जाता था। निहान क्लास में जाती है, वापस से गो उससे मिलने के लिए आता है। मैथ कंपटीशन होने वाला था उसी बारे में बात करने के लिए, लेकिन जीजी की वजह से निहान मना कर देती है कि वो मैथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है। जीजी इतनी बदमाश थी कि वो एग्ज़ाम टाइम में निहान के आंसर्स कॉपी किया करती थी, इसी वजह से थर्ड सेकंड रैंक ला भी पाती थी। निहान जो इन चीज़ों को देख रहा था वो गुस्से में उठ करके कहता है कि तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली कि निहान पार्टिसिपेट करेगी या नहीं। और जब उसने कह दिया कि उसे गू के साथ नहीं पार्टिसिपेट करना है, नहीं कम्पीट करना है, तो फिर वो उसके पीछे क्यों ही पड़ी हुई है। तुम्हें समझ नहीं आता, जब उसने ना कहा तो उसे उसके साथ काम नहीं करना है। चलो निकलो यहाँ से तुम लोग। गू कहता है तुम हो कौन, ये मेरे और निहान के बीच की बात है। तिहान जो उसे कहता है कि मैं इसका क्लासमेट हूँ, इसका दोस्त हूँ। वो फिलहाल वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही जीजी को तियांजू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जब भी नियान को परेशान करने के लिए जाती थी तो वो हमेशा ही उसे सेव करने के लिए आ जाता था। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि तियांजू और नियान के बीच में क्या चल रहा है। वैसे तो अभी तक उन्हें तियांजू की असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था, बट फिर भी वो नियान को हर बार बचा ही लेता था। क्लास ख़त्म होने के बाद नियान वहाँ से निकलती है। जीजी मौका ढूंढते हुए वापस से उसके पास पहुँच जाती है। उसे परेशान करते हुए कहती है कि तुम गरीब लड़की हमारे जैसे अमीरों के घर में शामिल होने का सोच रहे हो। तुम्हें लगता है कि गू को पटाने से वो तुमसे शादी कर लेगा। ये सब कुछ चल रहा था कि फिर वहाँ पर तियांजू आ जाता है। भले ही वो हर बार ना कहता, लेकिन नियान के लिए हर वक्त एक ढाल बन के खड़ा था। इस बार तियांजू के समझाने की वजह से, मोटिवेट करने की वजह से नियान में थोड़ा हिम्मत आता है। वो गुस्से में अपना लंच बॉक्स शीशे के ऊपर फेंक देती है। तियांजू उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वह निहान को अप्रिशिएट कर रहा था। तुमने बहुत सही किया, वो यही डिज़र्व करती है।
उसे उसके साथ ऐसे ही बिहेवियर करना चाहिए। नियान को थोड़ी खुशी महसूस हो रही थी, बहुत टाइम से वो ये सब कुछ टॉर्चर झेल रही थी। तिहानजू नियान को अपने कमरे में लेके जाता है क्योंकि उसका ड्रेस ख़राब हो चुका था जीजी की वजह से। अगला क्लास स्टार्ट होने से पहले वो उसे चेंज करने के लिए बोलता है। निहान कमरे में उस ड्रेस को वॉश करने के लिए चली जाती है। तिहानजू उसे कपड़ा चेंज करते हुए उसकी परछाई को देख रहा था। बेचारे खुद के इमोशंस को संभालते हुए सामने चेयर पर बैठ जाता और अपना ध्यान वहाँ से हटा रहा था। निहान चेंज करके यहाँ पर आती है। वो इंटरनेट पर सर्च कर रही थी कि अपने सेवियर को किस तरीके से काइंडनेस को रीप करें, जिनमें से काफ़ी सारी फुद्दू जैसी चीज़ें लिखी हुई थी। तिहान जो यहाँ पर नियान को बोल दिया था कि ठीक है, वो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। और जब वो नियान की सर्च हिस्ट्री देखता है तो उसे छेड़ते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही इनएक्सपीरियंस शो कर रही हो? नियान कहती है, ऑब्वियस सी बात है, मेरा तो कभी किसी पे क्रश भी नहीं रहा, तो मैं इन चीज़ों को कैसे जानूंगी? उसमें लिखा था कि आप एक डीप वाला किस दे सकते हैं उसे। अब तियान जो नियान की बातों को काफ़ी लाइटली ले रहा था और उसे छेड़ रहा होता है। वो बोलता है कि चलो, जो इन चीज़ों में लिखा हुआ है क्यों ना उसे पूरा करते हैं। वह नियान को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नियान यहाँ पर थोड़ी सी घबरा जाती है और वो रोने लगती है। अब ये देख कर के तियान्जू भी परेशान हो जाता है कि इसमें रोने वाला कौन सा बात है। नियान कहती है एक्चुअल में वो बहुत ही डरी हुई है और उसने पहले कभी ये सब कुछ किसी के साथ किया नहीं। तियान्जू उसे काम डाउन करता है और कहता है, अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, इसमें रोने वाली कौन सी बात है, बात बात पर तुम रोने लग जाती हो। नियान उसे अपनी लाइफ की बैक स्टोरी बताती है, उसके पेरेंट्स कितने बदमाश हैं। उसके डैड के गुजरने के बाद उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली। उसके अंकल भी हमेशा ही उससे पैसे लेते रहते हैं। जितने भी स्कॉलरशिप उसके पार्ट टाइम जॉब के आते थे, वह सब कुछ उसकी फैमिली ले लेती थी। ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के पैसे बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से वो यूनिवर्सिटी में जल्द से जल्द एडमिशन लेना चाहती है और कमाना चाहती है। तियान्जू को नियान की ये स्टोरी काफ़ी दुख भरी लगती है। वो उससे और ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करने लगता है। नियान को वो अपने लिए कुछ खाना बनाने के लिए बोलता है। नियान जब कुछ ग्रॉसरी से चीज़ें खरीद के आ रही थी, तब जीजी के भेजे हुए चमचे नियान को परेशान करने के लिए आ जाते हैं। काफ़ी देर होने पर तियान्जू नियान को कॉल करता है। उसे पता चलता है कि वो गुंडे नियान को परेशान कर रहे हैं। तब तक नियान भी खुद को सेव करने का पहली बार कोशिश कर रही थी। तियान्जू वहाँ पर नियान को ढूंढते हुए पहुँचता है। उन लोगों की बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई करता है और नियान को वहाँ से लेकर के जाता है। तियान्जू कहता है, जा कर के अपनी बॉस जीजी को कह देना, अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया। और नियान को सेव करके वहाँ से लेकर के जाता है। वो लोग वहाँ से फरार हो लेते हैं। रात में जब निहान अपने हॉस्टल वाले कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका कमरा पूरा बिखरा हुआ है। पूरे कमरे में पानी भरा है। जिसे कि चमचियों ने ऐसा किया था, वो इन चीज़ों की आदत हो चुकी थी, सब कुछ झेल रही थी। लेट नाइट उसके ग्रैंड पेरेंट उसे कॉल करते हैं, पूछते हैं निहान ठीक तो है ना, उसे कोई परेशान तो नहीं करता ना। निहान रो रही थी लेकिन अपने ग्रैंड पेरेंट को इस बारे में पता नहीं चलने देती है और बोलती है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। रात भर उसे उसी तरीके से पानी में बैठे रहना पड़ता है। अगले दिन उसे पता चलता है कि तियान जीव पुलिस स्टेशन में है। कल रात नियान की वजह से उसने जिन लड़कों की पिटाई की थी, उन लोगों ने कंप्लेन कर दिया है। अब वो तियानजू को जेल में नहीं छोड़ सकती थी, एटलीस्ट अपने वजह से तो नहीं। तो वो उसे सेव करने के लिए जा रही थी, तभी वो आधे रास्ते गू से मिलती है। वो उसे कहता है, तुम सच में तियानजू को हेल्प करने के लिए जा रही हो? तुम्हें पता है वो कितना घटिया इंसान है, उसने किस तरीके से उन लड़कों को पिटाई की है। इस बात पर नियान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि जीजी तुमसे प्यार करती है, फिर भी तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। बेहतर होगा कि तुम मेरी ज़िंदगी से दूर रहो, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये मेरी सीधी सी बात तुम समझ लो। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। वो अपना पेन अपने पास रखती है, उसमें वॉइस रिकॉर्डर ऑन करती है और जीजी और उसके चमचों को भड़काने के लिए चली जाती है। वो लोग यहाँ पर नियान को परेशान करते और कहते हैं, अभी तो तुम्हारे बड़े सेवियर को हमने जेल पहुँचाया है। जब मैंने गुंडे भेजे थे कल तुम्हें पिटाई करने के लिए, उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेन कर दिया है। अब तो तुम गई, तुम्हें कौन ही बचाएगा।
निहान उन्हें झेलती है और वहाँ से निकल करके तियांजू को फ़ोन करती है। तियांजू पुलिस स्टेशन में था, लेकिन वो तो मज़े में बैठा हुआ था। सारे वहाँ के लोग तियांजू के डैड को जानते थे और उन्हें कोई हाथ नहीं लगाने वाला था, लेकिन यह बात निहान को पता नहीं था। वो कहती है, मैं आ रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए। तियांजू से कहता है, कुछ भी फुद्दू हरकत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और कुछ देर में बाहर आ जाऊँगा। लेकिन निहान को लगता था कि पुलिस स्टेशन में भला कोई ठीक कैसे हो सकता है, वो भी बाहरी इंसान। तो वो तियांजू को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां पर कि पुलिस वालों को वो रिकॉर्डिंग भेज देती है, जिसमें कि साफ क्लियर हो जाता है कि जीजी और उनके चमचों ने ही निहान को परेशान किया था और तियांजू ने तो सिर्फ उसे बचाया है। ये सब कुछ होने के बाद वो कुछ देर तक पुलिस स्टेशन के बाहर बैठती है। जो पुलिस ऑफिसर थे वो तियांजू को बताते हैं कि हमें तुम्हारे फेवर में सबूत मिल गया है और अब तुम जल्दी ही जा सकते हो। तियांजू सोचता है, मेरे फेवर में सबूत नियान ने दिया क्या? उसका दोस्त बताता है, हाँ, एक लड़की ने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा था जिसमें कि जीजी एक्सेप्ट कर रही है कि वो गुंडों को उन्होंने ही भेजा था। अब तियांजू वहाँ से बाहर निकलता है तो देखता है कि बाहर नियान खड़ी है। अब वो समझ जाता है, वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसे ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। उसे पता है कि ये कितना रिस्क है। नियान कहती है, तुम मेरी वजह से जेल गए थे, भला मैं तुम्हें जेल में कैसे ही सड़ने दे सकता हूँ। उसका दोस्त नियान से मिलते ही समझ जाता है कि हमारे भाई साहब तियांजू को नियान से हो गया है प्यार, तभी तो वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। वो तो अभी ही नियान को भाभी भाभी कह के पुकारने लगा था, लेकिन नियान इन बातों को ध्यान नहीं देती है। वो बस इस बात से खुश थी कि तियांजू जेल से बाहर है। वो नियान को कार में बिठाता है और घर चलने के लिए कहता है। उसका दोस्त तियांजू के बारे में कुछ बातें नियान को बताना चाह रहा था, लेकिन तभी तियांजू वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वो अपने लिए सिंपैथी नियान को फील नहीं करने देना चाह रहा था। वो चाहता था कि वो उससे प्यार करे। निहान के जाने के बाद तियांजू का दोस्त पूछता है, क्या तुम सच में निहान के लिए अपना बड़ा कॉलेज छोड़ कर के यहाँ पे रुकने का डिसाइड कर रहे हो? तियांजू कहता है, हाँ, शायद उसे मेरी बहुत ज़रूरत है और मैं अब उसे खो नहीं सकता। उसकी ज़िंदगी भी मेरी तरह ही है। निहान कॉलेज आती है। जिस लड़के ने एक्चुअल में जीजी के कहने पर गुंडे भेजे थे, तियांजू उसकी पिटाई लगाता है और उसे उसी हॉल में बंद करके छोड़ देता है। दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं जैसे कि कुछ भी हुआ ही नहीं हो। तियांजू निहान को पढ़ा रहा था। आगे यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स आने वाले थे, वो चाहता था निहान बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो ताकि उसे अच्छा कॉलेज मिल सके। तियांजू पढ़ने में टैलेंटेड तो था ही, इससे निहान को डबल फ़ायदा हो रहा था। वो दिन में उसके घर के पूरे काम किया करती थी और तियांजू उसे प्रोटेक्ट करता था और उसे पढ़ाया करता था। अगले दिन स्कूल में तियांजू को टीचर्स डांट लगा रहे थे कि वो लड़का किधर है, हमें पता है कि तुम ही ने उसे गायब किया। तियांजू हंसते हुए कहता है, क्या आपके पास इस बात का प्रूफ है? नहीं ना, मैंने उस लड़के को परेशान किया है, इस बात का प्रूफ लेकर के आइए, तब आप लोग मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। टीचर्स तियांजू को वार्न करते हैं, लेकिन तियांजू को इन बात से घंटा फ़र्क पड़ रहा था। अब वो जो टीचर थी वो निहान से मिलती है। निहान को कहती है, देखो, तुम्हारी वजह से तियांजू को सस्पेंड किया जा सकता है। वो लड़का किधर है बता दो, तुम्हारी वजह से उसने ये सब कुछ किया है। क्या तुम चाहती हो तुम्हारी वजह से उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाए? तियांजू कहती है, अच्छा, और जब जीजी मुझे पूरे साल तक परेशान कर रही थी, तब आपका ये कंसर्न कहाँ था? क्योंकि जीजी अमीर है, वो चाहे किसी को मार सकती है, किसी को परेशान कर सकती है, क्योंकि उसके पास पैसा है। और हम जो गरीब हैं, तो हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, खुद का बचाव भी नहीं कर सकते। मैं नहीं जानती कि वो लड़का किधर है। वो ये कह के वहाँ से बाहर निकलती है। तभी को जीजी को लेकर के आता है निहान से माफ़ी मांगने के लिए, साथ ही में उसे कंपनसेशन के तौर पर अच्छे खासे पैसे देता है। निहान कहती है, मतलब जो कुछ मैंने झेला जीजी की वजह से, मेरा मेंटल टॉर्चर, मेरा फिजिकल अब्यूज, वो तुम पैसे दे करके कंपनसेट करना चाहते हो? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, ये घटिया पैसे तुम ही रखो। आज के बाद अगर जीजी ने मुझे परेशान किया तो मैं उसे छोड़ने नहीं वाली हूँ, मैं खुद के लिए लड़ूंगी। और ये मेरा लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, जितना हो सके तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड जीजी मुझसे दूर रहो। पहली बार नियान ने अपना सपोर्ट लिया था और ये देख करके वो दोनों भी शौक थे, लेकिन तियान जो बहुत खुश था, वो उसे बात करते हुए सुनता है। हालांकि गो को पूरी बातें नहीं पता थी कि जीजी किस हद तक जाकर के नियान को परेशान करती है। वो उससे बात करने के लिए जाता है, तभी तियांजू बीच में आ जाता है। वो कहता है, जब ये तुमसे कह रही है दूर रहने के लिए, तो तुम क्यों पीछे पड़े हुए हो? जाओ अपनी गर्लफ्रेंड जीजी के पास जाओ। तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं है कि तुम्हें सारी बातें पता थी, फिर भी तुमने जानबूझ करके अपनी आंखों को बंद करके रखा हुआ था। लेकिन गो कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नियान उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। उसे गो से कोई मतलब ही नहीं था।
वो और दियांजू दोनों साथ बैठ करके लंच कर रहे थे। वो दोनों कुछ ज़्यादा ही साथ रहा करते थे। ये देख करके गू को जलन होने लगता है, लेकिन निहान को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ खुद को सेफ रखने में और अपनी यूनिवर्सिटी को कंप्लीट करने में ध्यान देती है। यहाँ पर ध्यान जो नियान को अपना फेवरेट गाना सुनाता है और कहता है, मैं जब भी लो फील करता हूँ तो मैं यही गाना सुना करता हूँ। नियान को भी ये गाने से काफ़ी रिलेटेबल वाली फील आ रही थी। वो भी चाहती थी कि कहीं ना कहीं वह दियांजू के लिए फ़ील करने लगी है, लेकिन जिस हिसाब से दियांजू अमीर है तो शायद वो उसके साथ रहना डिज़र्व नहीं करती है। वो खुद को मानती थी कि वह तो खुद को प्यार करना भी डिज़र्व नहीं करती थी। इतना सब कुछ उसने झेला था। खाना वाना खाने के बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलते थे। अंजू एक छोटे बच्चे की तरह नियान का सपोर्ट कर रहा था। नियान वहाँ से अपने हॉस्टल में पहुँचती है। एक बुरी चीज़ उसका इंतज़ार कर रही थी, और वो ये बुरी चीज़ ये थी कि जीजी के जो चमचे थे, लड़कियाँ, वो लोग नियान का इंतज़ार कर रही थी। नियान को वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से पीटती हैं। उसकी रूममेट किसी और लड़की से बात कर रही थी इसी बहाने में कि जीजी के चमचे नियान को परेशान करने के लिए कमरे में गई हुई है। ये बात नियांजू सुन लेता है। जैसे ही ये बात वो सुनता है तो वो गर्ल्स हॉस्टल में सीधे जा रहा था नियान को बचाने के लिए। नियान को पीटने के बाद उन लोगों ने हॉस्टल के बाहर छोड़ दिया था। वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड थी। तियांजू नियान को देख करके खुद रोने लगता है। उसके शरीर पर इतने सारे चोट के निशान थे। वो जल्दी जल्दी नियान को हॉस्पिटल लेकर के जा रहा था। हॉस्पिटल पहुंचने पे डॉक्टर बताते हैं कि नियान बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। आखिरकार किसने इसे इस तरीके से पिटाई की, ऊपर से वो बहुत ही कमज़ोर है। वो दर्द से चिल्ला रही थी। तियांजू को नियान के लिए बहुत ही बुरा लगता है और अब वो ठान लेता है कि वह जीजी और उनके चमचियों को नहीं छोड़ेगा। वो उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर वापस जाता है, लेकिन उसके खिलाफ तियांजू के पास कोई सबूत नहीं था। इसी वजह से वो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकता था। सिर्फ रात भर के लिए उन्हें जेल में रखा जाता है और फिर उन्हें बाहर निकालना पड़ता है। अब तियांजू सोचता है कुछ और करना पड़ेगा इस जीजी के बच्ची को सबक सिखाने के लिए। वो निहान को देखने के लिए वापस से हॉस्पिटल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन तियांजू के कहने पर जीजी के घर पर गए तो थे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं होने की वजह से और जीजी के डैड के पावर की वजह से वो लोग जीजी को पकड़ के नहीं लेके जा पाते हैं। इधर निहान सपना देख रही थी कि जीजी ने तियांजू को जान से मार दिया। यही बुरा सपना देखते हुए उसकी आँख खुलती है। सामने तियांजू बैठा हुआ था, वो उसे हक करके रोने लगती है। तियांजू कहता है वो ठीक है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे काम डाउन करता है। तभी वहाँ पर जीजी के पेरेंट आते हैं और नियान को अपना दाम बोलने के लिए कहते हैं उसे जितने पैसे चाहिए वो बोले। वो चाहे तो बाहर यूनिवर्सिटी में वो उसका एडमिशन भी करा देंगे, लेकिन वो जीजी के खिलाफ़ कोई केस फाइल ना करे क्योंकि उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। नियान कहती है, ओह, और आपकी क्रिमिनल बेटी ने जो मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया है उसका क्या? ठीक है, मैं जीजी पर कोई केस नहीं करूँगी, लेकिन पूरे स्कूल के सामने उसे अपनी गलती माननी होगी और उसे मुझसे माफ़ी मांगना होगा। उसे मानना होगा कि हाँ, उसने गलत किया, मुझे टॉर्चर किया और आज के बाद वह मुझे परेशान नहीं करेगी। लेकिन जो जीजी की माँ थी ना, उसी ने उसे बिगाड़ करके रखा था। वो साफ मना कर दे रही है, जीजी ऐसा नहीं करने वाली है, तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। उनके जाने के बाद नियान तियांजू से बताती है, स्पेन में अब तक के सारे वॉइस रिकॉर्डिंग हैं जो जीजी के चमचे और जीजी ने आज तक मेरे साथ किया है। मैं कुछ सोच रही हूँ। वैसे तो वो स्कूल के लास्ट टाइम जीजी को सबक सिखाने का सोच रही थी। तियांजू उसे छोड़ करके अगले दिन क्लास चले जाता है। नियान को अगले कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना था। वह नियान से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। वो अब जीजी के साथ वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे कि उसने नियान के साथ किया था। उसके ऊपर इस तरीके से कचड़े फेंकना, लोगों से मजाक उड़वाना, और जीजी पर ऑलरेडी एक प्रॉब्लम चल रहा था और तियांजू भी पावरफुल था, इसी वजह से वो उससे कुछ बोल नहीं पाता है। गो यहाँ पर बीच में आता है। वो नियान को वीडियो कॉल करके दिखा रहा था कि देखो मैं किस तरीके से नियान को परेशान कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो काफ़ी खुश हो जाती है। अगले सीन में नियान के माँ बाप हॉस्पिटल में आते हैं। वो लोग कहते हैं, तुम हॉस्पिटल में थी, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तभी तियांजू वहाँ पर नियान को देखने के लिए आता है। नियान उन्हें कह देती है, तुम दोनों मेरे माँ बाप नहीं हो, तुम दोनों तो खून चूसने वाले जोक हो जो कि मेरे पीछे पड़े हुए थे, और अब मुझे यहाँ पर तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है। बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तियांजू जब नियान को सपोर्ट करता है तो उसके पेरेंट को वहाँ से जाना पड़ता है। नियान अब अकेले ही अपने ग्रैंड पेरेंट का ख्याल रखने वाली थी। वो तियांजू के साथ कुछ देर तक बैठे रहती है।
जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो वो उसे गर्ल्स हॉस्टल में नहीं भेजता है, नियान को अपने घर ले करके जाता है, जहाँ पर कि उसने उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े भी खरीदे थे और वो बहुत महंगा था। नियान उसे लेने से मना कर रही थी। नियान जो उसे कहता है, तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो तुम ज़रूर ही इन्हें रखोगी। तो फिर नियान उसकी बात मान जाती है। जब तक उनके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते वो तियानजू के साथ ही रहने वाली थी। रात में तिहान अपने दोस्त के साथ बैठ कर के ड्रिंक कर रहा था। उसका दोस्त कहता है, तुम्हें नियान से प्यार हो गया है? तुम्हें पता है वो कितनी सिंपल और सीधी सादी लड़की है? तिहान कहता है, हाँ मैं सब जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मुझे नियान से प्यार हो गया है। वो ड्रंक होकर के घर जाता है। नियान उसका ख्याल कर रही थी, उसने उसने क्यों ड्रिंक किया। तिहान उसे कहता है कि क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती? मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। नियान कहती है, तुम बहुत नशे में हो, हम बाद में बात करेंगे। तिहान बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई नशे में नहीं हूँ। वो उसे कहता है, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। नियान उसे काम डाउन करने के लिए ओके बोल देती है। वो उसे गले लगा लेता है और कहता है, हम दोनों साथ यूनिवर्सिटी में जाएंगे, बहुत सारे दोस्त बनाएंगे, मस्ती करेंगे और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। नियान उसकी इन बातों को सुन के हंसने लगती है। जब वो सो रही थी, तिहान प्यार से उसे देख रहा था कि ये कितनी खूबसूरत और प्यारी है। जब वो सो जाती है तब उठ करके अपने कमरे में चले जाता है। बाहर निकलता है थोड़ा फ्रेश एयर लेने के लिए, तो वो वहाँ पर उन बदमाश लड़कों में से एक से मिलता है, जो कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मज़े कर रहा था। जिसे देख करके तियानजू को बहुत गुस्सा आ जाता है कि नियान को उसने इतना टॉर्चर किया था और वो अपनी ज़िंदगी इतनी आसानी से जी रहा है। तो वो उसकी इतनी पिटाई लगाता है, इतनी पिटाई लगाता है कि बस पूछो ही मत। वो लड़का डर के मारे वहाँ से फरार हो लेता है। अगली सुबह जब नियान जगती है तो उस लड़के के बारे में ये न्यूज़ आ रहा था। तियानजू ने उसे नंगू पुंगू करके पब्लिक में ऐसे घुमाया था और उसे वार्न किया था वो दोबारा नियान को परेशान ना करे। जब भी वीडियोज़ नियान देखती है तो उसे बड़ा ही सुकून महसूस होता है। वो समझ जाती है कि हो ना हो ये सब कुछ तियानजू ने किया था। वह तियानजू के घर आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो मैसेज डाल करके उसे कहीं और बुलाता है। घर के बाहर ड्राइवर इंतज़ार कर रहा था। निहान निकलती है तो वह निहान को लेकर के जाता है। तिहांजू के पास पहुंचती तो देखती है कि तिहांजू ने सब कुछ सेटल करके रखा हुआ है। एक्चुअल में आज निहान का बर्थडे था, इसी वजह से तिहांजू ने उसके लिए ये सरप्राइज़ प्लान किया था। वो दोनों काफ़ी देर तक साथ घूमते फिरते हैं। हालांकि तिहांजू का मन था कि वह निहान को गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज कर दे, लेकिन उसकी ये सिचुएशन देख करके वो फ़िलहाल चुप ही रह जाता है। वो चाहता था कि निहान पहले खुद ही ये जीजी वाले प्रॉब्लम से निकले, वो दोनों साथ यूनिवर्सिटी में जाएं और इसके बाद उनके रिश्ते का जो होगा देखा जाएगा। अगले कुछ दिनों बाद तिहांजू को वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए लेकर के जाती है। उसके ग्रैंड पेरेंट तिहांजू से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे। तिहांजू और नियान वहाँ पर कुछ घंटों के लिए रहते हैं और यहाँ पर इस घर में नियान की बहुत सारी छोटी छोटी मेमोरीज थी, जिनको कि वो वापस से जीने का कोशिश कर रहे थे। नियान को खुश देख करके उसके ग्रैंड पेरेंट बहुत ही खुश थे। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद सच में नियान को कोई प्यार करने वाला इंसान मिल गया है। उसके ग्रैंड पेरेंट तियांजू को कुछ बातें समझाते हैं। वो दोनों मिल करके नियान का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उनके ग्रैंड मदर की तो तबीयत ख़राब रहती थी। वो लोग कहते हैं नियान का हमेशा ख्याल रखने के लिए। तियांजू उन्हें प्रॉमिस करता है वो हमेशा ही नियान का ख्याल रखेगा। अब तक नियान को भी पता चल गया था कि तियांजू उससे प्यार करने लगा है। वहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। तियांजू वहाँ से बाहर निकलता है। अब उसके पेरेंट ने उसे कॉल किया था। तियांजू अपने डैड से मिलने के लिए जाता है। उसके और उसके डैड के बीच ज़्यादा चीज़ें नहीं बनती थी। उसकी मॉम के गुजरने के बाद वो अपनी मॉम की मौत का ज़िम्मेदार तियांजू को ही मानने लगा था। उनके बीच काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज आ चुकी थी। उन दोनों के बीच वापस कभी रिश्ते ठीक ही नहीं हुए। यहाँ पर वो अपने फादर से मिलने के लिए जाता है। उसके फादर को पता चला था कि आजकल वो निहान के कुछ ज़्यादा ही करीब रह रहा है। ऐसी वजह से वो उसे उससे थोड़ी दूरी बना करके रखने के लिए कहते हैं। इस बात पर तियान जो भड़क जाता है, ये उसकी ज़िंदगी है और वो किसके साथ रहेगा ये वो डिसाइड करेगा। बेहतर होगा कि वो डैड बनने की कोशिश ना करे, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत था तब वो पैसे कमाने में लगे हुए थे। तियांजू के डैड समझते हैं तियांजू का गुस्सा, लेकिन वो अपने बेटे को खो तो सकते नहीं थे। तियांजू गुस्से में वहाँ से चले जाता है।
इधर कुछ घंटों से नियान के मैसेज का रिप्लाई तियांजु नहीं दे रहा था। वो उसकी फ़िक्र करने लगती है, उसे लगता है वो कहाँ चला गया। तभी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वो देखती है कि वो उसके घर के बाहर खड़ा है, भीग रहा है। वो तियांजु को घर के अंदर लेकर के जाती है। वो कहती है परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो नियान की इन बातों को सुन कर के बहुत ही सुकून महसूस कर रहा था। पहली बार उसे ऐसा लगता है कि हाँ, कोई है जो कि उसका फ़िक्र कर रहा है सच में। वो उसे जिंजर टी वगैरह ऑफ़र करती है क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो सकती थी। वो तियांजु का केयर कर रही थी। उसकी माँ के जाने के बाद इस तरीके का केयर उसे पहली बार मिल रहा था। आज तक लड़कियाँ सिर्फ और सिर्फ उसके गुड लुक और उसके पैसे की वजह से उसके पास आती थी। पहली बार तियांजु निहान के सामने खुलता है। वो अपनी फैमिली के बारे में निहान को बताता है कि उसकी फैमिली भी कितनी बुरी है। निहान उनकी बातों को सुन कर के खुद से रिलेट कर पा रही थी। वो उसे कहती है हम दोनों एक ही तरह हैं, बट कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए है ना, संभाल लेंगे खुद को। तियांजु को फीवर था तो निहान उसे दवा वगैरह देती है और उसका केयर करती है। जब तक कि उसका बुखार कम नहीं हो जाता वो उसी के साथ बैठे रहती है। तियांजु को भी निहान से अब कहीं ज़्यादा वाला प्यार हो चुका था। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है, गू उससे मिल करके उससे माफ़ी मांगने के लिए आता है। निहान उसे कहती है कि अगर तुम ये बात पहले ही जीजी को क्लियर कर देते, मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं है, तो शायद ये सब कुछ मुझे झेलना नहीं पड़ता। लेकिन तुमने चुप रहना ही सही समझा क्योंकि तुम भी अमीर हो और जीजी भी अमीर हो, तुम उसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। तिहान जो यहाँ पर आता है वो गू को निहान से दूर रहने के लिए कहता है। इस बात पर गू से कहता है बेहतर होगा कि तुम भी कोई एक्स्ट्रा सपने मत सजाओ, निहान तुम्हारे लायक नहीं है। तियान जो से कहता है वो मैं देख लूँगा। वो दोनों अपने आगे के एग्ज़ाम्स को दे रहे होते हैं। शायद इसके बाद कुछ महीने बाद वो दोनों यूनिवर्सिटीज़ में आगे एडमिशन ले लेंगे। नियान के लिए ये सब कुछ अब जल्दी ही ख़त्म होने वाला था। कहानी के अंत में उसने कुछ चीज़ें प्लान की थी। जीजी ने जब स्कूल के सामने माफ़ी नहीं मांगा था तो वो यहाँ से जाने से पहले जीजी का पोल खोल करके जाना चाहती थी। तियान जो उसके सपोर्ट में था वो कहता है उसे जो करना है करे, वो हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट करेगा। फाइनली वो दिन आ जाता है। सारे लोग अब एग्ज़ाम पास कर चुके थे। लास्ट डे स्कूल का यहाँ पर था। निहान स्टेज पर जाती है स्पीच देने के लिए क्योंकि वो टॉप की थी तो उसे बुलाया गया था। जब वो स्टेज पर जाती है सबके सामने वो रिकॉर्डिंग सुना देती है। सबको पता चल जाता है पिछले 1 साल से जीजी किस तरीके से निहान को टॉर्चर करी है। सबके सामने जीजी की यहाँ पर काफ़ी बेइज्जती होती है। रिपोर्टर्स भी यहाँ पर आए हुए थे। ये न्यूज़ एक सनसनीखेज खबर बन जाती है क्योंकि जीजी अमीर घराने से बिलोंग करती थी और ये सब कुछ होने के बाद उसके माँ बाप को भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। जीजी को पब्लिकली निहान से माफ़ी मांगना पड़ता है। आगे शायद यूनिवर्सिटी में भी उसे एडमिशन ना मिले। फाइनली कहानी का अंत होता है। तिहानी और निहान दोनों साथ हो जाते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।